प्रिय मित्राणि, नमः संस्कृताय। संस्कृत शास्त्र गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए मित्रों, आज हम पुनः इस सांख्य कारिका को पढ़ते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रारंभ में ही मैंने यह चर्चा की थी कि आपको जीडीसी के सिलेबस को मैं प्रयास करूंगी कंप्लीट पढ़ाने का। तो आप जीडीसी के सिलेबस को देखेंगे, इसमें जो सांख्य कारिका है इसमें 40 कारिका पर्यंत है। तो आज हम संभवतः 21 और 22 मतलब 22 कारिका तक पढ़ेंगे। 20, 21, 22। और जैसे ही यह 40 कारिका हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम योग दर्शन पातंजल योग सूत्र इस पुस्तक को प्रारंभ करेंगे। तो चलिए, आइए हम बिना समय को गंवाएं प्रारंभ करते हैं। तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनं चेतनावदिव लिंगम् गुणकर्तृत्वेऽपि तथा कर्तेव भवत्युदासीनः। इस कारिका में उदासीन होते हुए भी वह पुरुष कर्ता किस प्रकार का है इसमें बताया गया है। मूलतः पुरुष कैसा है तो बता रहे हैं, पुरुष उदासीन है फिर भी कर्ता इव कर्ता के समान प्रतीत होता है। तो कैसे होता है इसको हम देखते हैं। तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनं चेतनावद इव लिंगम। तस्मात् इसलिए, तत्संयोगात् तत् माने उस पुरुष के संयोग से, अचेतनम तो आप इसका आंसर दीजिए अचेतन कौन है। तो आप तुरंत आंसर देंगे अचेतन जो है प्रकृति है। उस पुरुष के संयोग से, तस्मात् इसलिए, तत् माने उस पुरुष के संयोगात् संयोग से, अचेतनम जो अचेतन जड़ है, चेतनावत् इव लिंगम मानो वह चेतन के समान हो जाती है। वह सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर वह कैसा हो जाता है, चेतन के समान। मूलतः अपने स्वरूप में जो जड़ है वह कैसा है, अचेतन है, लेकिन पुरुष के संयोग से मानो वह चेतन के समान प्रतीत होती है। और तथा उसी प्रकार से गुण कर्तृत्वेऽपि कर्तेव, उसी प्रकार से जो वह गुण कर्तृत्वेऽपि प्रकृति के गुणों के कर्ता होने पर भी वह उसी प्रकार से जो पुरुष है उदासीन तत् वह पुरुष उदासीन भवति उदासीन होता है, लेकिन कर्ता इव कर्ता बन जाता है। मूलतः स्वरूप में पुरुष क्या है, पुरुष सांख्य का अकर्ता है, लेकिन वह प्रकृति के संपर्क में पुरुष आ जाने पर, प्रकृति से जैसे उस पुरुष का संपर्क होता है, संयोग होता है, तो वह पुरुष कर्ता प्रतीत होता है। लेकिन अपने मूल स्वरूप में वह पुरुष कैसा है, उदासीन है। वैसे ही वह मूल स्वरूप में प्रकृति अचेतन है, लेकिन पुरुष के संयोग से वह अपने आप को चेतन मान लेती है। और पुरुष जो है वह अपने मूल में कैसा है, अकर्ता है, लेकिन प्रकृति के संयोग से वह कर्ता हो जाता है। और पुरुष कैसा है, भवति उदासीनः, वह पुरुष उदासीन है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। उदाहरण हम आपको एक पेश करती हूँ। जिस प्रकार से कोई चुंबक है, वह लोहे के संपर्क में, चुंबक नहीं, थोड़ा सा उल्टा हो गया,
चुंबक के संपर्क में आने पर लोहा भी ना क्या हो जाता है, गतिशील हो जाता है। लोहा तो मूलतः गतिहीन है, उसमें गतिशीलता नहीं है, लेकिन चुंबक के संपर्क में आने पर वह लोहा भी गतिमान हो जाता है, उस लोहे में भी गति हो जाती है। जैसे आप दूर से चुंबक को लीजिए और लोहे में थोड़ा थोड़ा ऐसे उसके आसपास घुमाइए तो आप देखेंगे लोहा भी घूमने लगता है। क्या लोहा में वो सामर्थ्य है कि घूमे? नहीं, लेकिन चुंबक की सहायता से वह लोहे में गति हो जाती है। हाँ, तो इसी प्रकार से वह प्रकृति अचेतन है, लेकिन पुरुष के संयोग से वह चेतन हो जाती है। और प्रकृति जो पुरुष है वह मूलतः अकर्ता है, लेकिन प्रकृति अकर्ता है, पुरुष प्रकृति के संयोग आने से, संयोग होने से, संपर्क में आने से वह पुरुष भी कर्ता के समान हो जाता है, उसमें कर्तापन का तो अभाव होता है। जैसे एक दो उदाहरण हम और देख सकते हैं, जैसे बिजली है, पंखा, तो पंखा स्वयं में जड़ है, लेकिन जैसे ही विद्युत का उसमें संपर्क होता है ना, तो ऐसा लगता है कि पंखा चलने लगा। पंखा स्वयं नहीं चलता, पंखा तो बंद पड़ा रहता है, लेकिन विद्युत के संयोग से पंखा चलने लगता है। मित्रों, यहाँ पर एक विषय समझने की आवश्यकता है। जैसे यहाँ लिंगम कहा है, हाँ? तो यहाँ लिंग शरीर, यह आप समझिए, वेदांत सार में लिंग शरीर जो है वो 17 है, लेकिन सांख्य कारिका में लिंग शरीर के जो तत्व बताए गए हैं, पदार्थ, वो 18 हैं। वो 18 कौन कौन से हैं? महत, बुद्धि, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन। तो पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और पंच तन्मात्राएं 15, मन 16, महत 17, अहंकार 18। तो ये 18 जो तत्व हैं, इन अंशों से मिलकर लिंग शरीर का निर्माण होता है। यही सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर, इसको आप समझिए। जो यह सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर है, यह बद्ध पुरुष या आत्मा के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में गति करता है। इसमें प्रकृति के तीनों गुण, कौन से तीनों गुण? सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण विद्यमान होते हैं। और यह जो लिंग शरीर ही वस्तुतः प्रत्येक कार्य का कर्ता होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पाप पुण्य आदि संस्कारों से आबद्ध होकर यह पुरुष अलग अलग पंच जो भूतात्मक भौतिक शरीर को धारण करता है। लेकिन इसके साथ रहने वाला पुरुष कैसा है? पूर्णतया उदासीन है, किंतु उसके अत्यंत तादात्म्य होने के कारण, निकट होने के कारण, वह, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया ना आपको लोहे का और अग्नि के, मतलब इनके समान वह दोनों से एक प्रतीत होने लगता है। वस्तुतः पुरुष क्या है? उसमें, पुरुष में वैसे फिर मैं की अनुभूति होने लगती, कर्तापन की अनुभूति होती है, लेकिन मूल स्वरूप में पुरुष कर्ता नहीं है, वह तो केवल दृष्टा होता है। और उसमें जो कर्ता की अनुभूति होती है ना, वह मात्र एक भ्रांति है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसका एक बार आप पूरा अर्थ इस प्रकार से देख लीजिए। तस्मात, इसलिए वह पुरुष, उस पुरुष के संयोग से जड़ प्रकृति मानो चेतन के समान प्रतीत होती है, वैसे ही प्रकृति के गुणों के कर्ता होने पर भी उदासीन पुरुष अपने आप को कर्ता मान लेता है। पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य पंगुवन्धवत् उभयोरपि
संयोगस्तत्कृतः सर्गः पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य। पुरुषस्य पुरुष के दर्शनार्थम दर्शन के लिए कैवल्यार्थम कैवल्य के लिए तथा एवं प्रधानस्य प्रकृति के पंगु अंधवत लंगड़े और अंधे के समान उभयो उभयो माने दोनों। वह दोनों कौन? पुरुष एवं प्रकृति। पुरुष और प्रकृति। एक मिनट। वह पुरुष और प्रकृति का संयोग मिलन तत् उस संयोग से कृतः की गई है सर्गः सृष्टि। बहुत आसान कारिका है, आप समझिए। प्रधानस्य दर्शनार्थम प्रकृति के दर्शन के लिए तथा पुरुषस्य कैवल्यार्थम पुरुष के कैवल्य के लिए उन दोनों का इसका पुरुष एवं प्रकृति का संयोग होता है। और वह संयोग कैसा होता है? अंधे और लंगड़े के समान। पंगु कौन? अब पहले पंगु और अंधा। पंगु कौन है? वह है पंगु माने लंगड़ा, तो पंगु कौन है? पुरुष। और अंधी कौन है? वह है प्रकृति। तो लंगड़े पुरुष और अंधे प्रकृति, इन दोनों का संयोग जैसे इन दोनों का संयोग होता है, इनके संयोग से क्या होती है? सृष्टि। तो आप कहेंगे कैसे? पंगु और अंधवत इनके कैसे? जैसे आप देखिए, जिस प्रकार से कोई एक अंधा व्यक्ति है, अंधे को क्या दिखाई देगा? नहीं, अंधे को दिखाई नहीं दे सकता। और एक दूसरा व्यक्ति है जो है लंगड़ा, वह चल नहीं सकता। प्रकृति अंधी देख नहीं सकती और पुरुष लंगड़ा चल नहीं सकता। तो दोनों जो है स्वतंत्र रूप से कोई भी कार्य नहीं कर सकते, लेकिन यदि वे दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएं, एक दूसरे से मिल जाएं, एक दूसरे का साथ दे, तो वह कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उनके लिए कोई भी कार्य करने में वह समर्थ हो सकते हैं। क्यों? आप समझिए। जैसे लंगड़ा व्यक्ति यदि अंधे व्यक्ति के कंधे पर सवार हो जाए, कोई लंगड़ा है और वह लंगड़ा अंधे व्यक्ति के कंधे पर बैठ जाए, तो लंगड़ा व्यक्ति तो देख सकता है और वह मार्ग रास्ते को दिखाएगा, लेकिन अंधा व्यक्ति जो देख तो नहीं सकता लेकिन आसानी से चल सकता है। तो वह जो अंधी प्रकृति है वह चलती रहेगी और लंगड़ा पुरुष उसको मार्ग दिखाता रहेगा। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे के परस्पर सहयोग से किसी भी कठिन से कठिन कार्य को करने में समर्थ हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये उदाहरण दिया गया, एक एग्जाम्पल दिया गया, एक न्याय दिया गया कि यह पंगु अंधवत, अंधे लंगड़े और अंधे के समान इनका संयोग होता है और इस संयोग से यह सृष्टि करते हैं। लेकिन इनका प्रयोजन क्या होता है? इनका प्रयोजन देखिए, पुरुषस्य दर्शनार्थम। तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, प्रधानस्य दर्शनार्थम प्रकृति के दर्शन के लिए। प्रकृति के दर्शन के लिए प्रकृति का प्रयोजन होता है दर्शन करना। और पुरुषस्य कैवल्यार्थम प्रकृति अपने आप को पुरुष को दिखाती है और पुरुष फिर कैवल्य को प्राप्त करता है। तो पुरुष का प्रयोजन है कैवल्य, मोक्ष को प्राप्त करना, और प्रकृति का प्रयोजन है
पुरुष को देखना, तो उसका भी प्रयोजन सिद्ध हो जाता है और पुरुष का भी हो जाता है और प्रकृति की भी हो जाती है, और इन दोनों के संयोग से यह सृष्टि का निर्माण होता है, सृष्टि बन जाती है। तो इसका अब सामान्य रूप से अर्थ पूरा देख लीजिए। प्रकृति के दर्शन के लिए एवं पुरुष के कैवल्य के लिए, दोनों कौन, पुरुष एवं प्रकृति का संयोग अंधे और लंगड़े के समान होता है, जिससे यह संपूर्ण सृष्टि उस संयोग से, उनके संयोग के द्वारा यह बना हुआ है। अब आगे चलते हैं। प्रकृते महासतो अहंकारात् तस्माद् गणस्य षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। देखिए मित्रों, कुछ कारिकाएं आपको अवश्य ही याद करनी चाहिए। पीछे भी ऐसे बहुत सी सारी कारिकाएं थी, इसमें से एक ये भी कारिका 22 नंबर की है, अत्यंत महत्वपूर्ण। इसमें कह रहे हैं, यह सृष्टि क्रम को बता रहे हैं। अभी पीछे हम देखें ना कि पंगु और अंधवत इन दोनों के संयोग से प्रकृति, इनके समान प्रकृति और पुरुष के संयोग से यह सृष्टि हुई। वह सृष्टि क्या क्या हुई, अब इसको बता रहे हैं। प्रकृति महान सतो अहंकारात्, प्रकृति से महान महत या बुद्धि, ततः उस महत से अहंकार, तस्मात् और उस अहंकार से गणः षोडशकः 16 पदार्थों का समूह, तस्मादपि उन 16 पदार्थों के समूह से, 16 के समूह से पंचभ्यः पंच तन्मात्राओं से पंचभूतानि 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, डायग्राम यहाँ पे बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, पर हम आपको समझाते हैं, आप समझते जाइए। देखिए, चाहे तो आप एक रफ कॉपी और पेन लेके बना लीजिए। पुरुष है और प्रकृति है। पुरुष का प्रकाश, देखिए जैसे मान लीजिए आप इसको, हम आपको यहाँ थोड़ा सा स्पेस ले आती हूँ। देखिए ऐसे करते हैं जिससे आपको दिखे। जैसे मान लीजिए यह पुरुष है, हाँ, यह पुरुष है, और यह हो गई प्रकृति। यहाँ थोड़ा आर लिख देते हैं जिससे आप समझें। यह है पुरुष, यह है प्रकृति। पुरुष का प्रकाश पड़ा किस पर, प्रकृति पर, तो इससे सृष्टि होती है, और यह सृष्टि होती है सबसे पहली महत की। महत की सृष्टि हुई, महत से सृष्टि हो गई अहंकार की। अहंकार से 16 गणों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे अहंकार का 2 डिवीजन हम कर लेंगे, एक हो जाता है सात्विक और एक होता है तामस। तो सात्विक अहंकार से 11 तत्व, कौन कौन से, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और एक मन। और तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं। तो देखिए 11 5 16, और उन्हीं पंच तन्मात्राओं से हो जाता है किसके, पंच महाभूतों की उत्पत्ति। तो आप देखिए पहले पुरुष प्रकृति 2, और उन पुरुष प्रकृति से फिर एक प्रकृति से आ गई महत, महत फिर अहंकार, 4 तत्व ये हो गए। फिर यहाँ पे आप इसको ले लीजिए, ये 4 तत्व हो गए, और 4 में फिर आप जैसे ही 16 को और ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 20, 16 4 20, और 20 में फिर आप पंच तन्मात्राएं रख लीजिए, 5 25 हो गई, और फिर इसी में 5 ऐड कर लिए पंच महाभूत। तो आपके
यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, फिर से देखते हैं। देखिए, एक हो गया परोस, और फिर दूसरी हो गई प्रकृति, 2। फिर इस प्रकृति से उत्पन्न होता है महत, 3। और महत से उत्पन्न होता है अहंकार, 4 हो गए। और इन 4 फिर अहंकार से कितने तत्व उत्पन्न होते हैं? अहंकार से उत्पन्न होते हैं 16। 16 कौन से? 11 सात्विक, मतलब सात्विक से पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन, ये 11, और पंच तन्मात्राएं, तो ये कितने हो गए? 20। और इन 20 के बाद फिर इन पंच जो तन्मात्राएं थी, उन पंच तन्मात्राओं से तामस के जो सात्विक अहंकार था उससे 11 हुए, और फिर इससे ये 16, ठीक है। इन पंच तन्मात्राओं से फिर पंच महाभूत उत्पन्न हुए। अब आपके हो गए 25। तो ये 25 तत्व इसमें बताए गए हैं, कैसे कैसे क्या क्रम है। इससे प्रश्न खूब बनते हैं, जैसे आपको पूछ लेगा कि महत की प्रकृति कौन है, तो आप बताएंगे महत की प्रकृति, प्रकृति माने कारण, तो महत का कारण कौन है? प्रकृति। हाँ, या प्रकृति का कार्य कौन है? महत। महत का कार्य का है अहंकार, अहंकार का कारण कौन है? महत। पंच तन्मात्राओं का कारण कौन है? अहंकार। और पंच तन्मात्राओं का कार्य कौन है? पंच महाभूत। तो इस प्रकार से यदि आप एक डायग्राम बनाकर, यहाँ थोड़ा सा इस पेंसिल से चलने में समस्या होती है, आप डायग्राम बनाइएगा, और यदि आप इस प्रकार से डायग्राम बनाकर पढ़ते हैं मित्रों, तो यकीन आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। और जैसे हम 40 कारिका को पढ़ लेंगे ना, तो फिर इसके बाद हम कुछ आपको प्रश्न भी लेकर आएंगे। और ठीक है मित्रों, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको ये समझ में आया। अगर हम शायद अभी प्रारंभ है, कुछ आपको लग रहा होगा कि कहीं कहीं हम शीघ्रता कर रहे हैं, तो आप हमें जरूर कमेंट दीजिए, और मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूंगी। आपके कमेंट हमारे लिए एक बहुत अच्छा सुझाव साबित होगा, और हम ऐसी आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को देखकर इसे थोड़ा सा अपने मित्रों तक शेयर करेंगे, और आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सुझाव हमें अवश्य दीजिए। धन्यवाद।